गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेज में हमने इल्तुतमिश, रजिया और बलबन पढ़ा था। आज हम इल्तुतमिश और बलबन मामलूक वंश के दो सशक्त राजाओं के बीच या दो सुल्तानों के बीच उनकी नीतियों, उनकी समस्याओं और उनके द्वारा उपलब्धियों के बीच हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का मैंने नाम दिया है ए कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इल्तुतमिश एंड बलबन। इल्तुतमिश मामलूक या गुलाम वंश का तीसरा राजा, वास्तव में वह दूसरा राजा था क्योंकि कुतुबुद्दीन इसने इस वंश की स्थापना की थी। लेकिन अगर हम महमूद गजनवी के बाद की पीढ़ी को देखते हैं तो महमूद गजनवी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। लेकिन स्थापना के बाद अगर कुतुबुद्दीन को पहला मानते हैं तो ये दूसरा शासक। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बलबन को गुलाम वंश का 9वां शासक, 9th सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इसका शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी के बीच का माना जाता है। दोनों ही शासक जब गद्दी पर बैठे तो उनके साथ कुछ प्रारंभिक समस्याएं थी। एक एक करके हम देखते हैं। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसे राज्यारोहण की समस्या को सामना करना पड़ा। याल्दोज जो गजनी में था वह दावेदारी कर रहा था। कुबाचा जो सिंध और मुल्तान में था वह दावेदारी कर रहा था। मंगोलों का आक्रमण एक अलग समस्या थी। बंगाल में भी विद्रोह थे, राजपूतों का विद्रोह था। इन सबको उसने एक एक करके समाधान किया। याल्दोज को पराजित किया। फिर याल्दोज ने जब आक्रमण किया तो उसे पराजित कर बंदी बनाया और उसकी हत्या कर दी। मंगोल आक्रमण मंगवर्नी का जब पीछा करता हुआ चंगेज खां आया तो उसके बाद कुबाचा की स्थिति मंगवर्नी के कारण कमजोर होती गई, क्योंकि वह सिंधु तट पर रहते हुए कुबाचा की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर के कुबाचा को पराजित किया। उसे नदी को, सिंधु नदी के पार करते समय उसने कुबाचा को घेर करके नदी में डुबो दिया। तत्पश्चात उसने बंगाल की समस्या को समाधान के लिए अपने सैनिक सरदारों को भेजा और वहां पर हिमासुद्दीन इवाज ने जो विद्रोह कर दिया था उसके विद्रोह को दबाया। इसी प्रकार राजपूतों ने जो अजमेर, रणथंभौर, नागौर, ग्वालियर, कलिंजर, इन तमाम क्षेत्रों में विद्रोह कर रहे थे, इन सबको पराजित किया और अपने राज्य में उनके राज्य को समाहित किया, यानी इससे क्षेत्र का विस्तार किया। इसके नीतियों में इल्तुतमिश ने मध्य एशिया से अपने राज्य को राजनीतिक रूप से अलग कर दिया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ी, प्रगति के पथ पर चली। दूसरी ओर कुबाचा को पराजित करने से सिंध और मुल्तान के क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिए गए, यानी दिल्ली क्षेत्र का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक फैल गया। इसने इल्तुतमिश ने
कारी महमूद गजनवी का राजा मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर स्थापना का नींव रखने के लिए कुतुबुद्दीन को राज्य सौंपा। तो उस राज्य को इसने एकीकरण किया, यानी भारतीय क्षेत्रों का इसने एकीकरण किया। इसने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए मंगोल आक्रमणों को रोक दिया। वह कूटनीति यह थी कि उसने मंगवर्णी को शरण नहीं दी और इससे खुश होकर के चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इनके अलावा उसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से चहलगानी का निर्माण किया। चुने हुए 40 सामंतों को जो उसके विश्वास पात्र थे, उसने एक नया समूह बनाकर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने लगा। तो हमने देखा कि पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। चहलगानी की मदद से उसने प्रशासन में सुधार किया। आंतरिक विद्रोह जिस रूप से राजपूत और बंगाल में जो विद्रोह हुए थे उसको उसने दबा दिया और उसने कुछ प्रशासनिक सुधार का और करते हुए उसने मुद्रा प्रणाली सुधार किया। टंका और जीतल, शुद्ध तांबे और चांदी के सिक्के उसने लागू किए। अरबी भाषा में उस पर लेख लिखे गए, सुल्तान का नाम उस पर लिखा गया। तो इस प्रकार उसने भारत में प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेना का एक दल तैयार किया, लेकिन यह सिर्फ सुल्तान की सुरक्षा के लिए। इसे जानदार कहते थे और इसके जो कमांडर होते थे, जो इसका सेनापति होते थे, वो सरे जानदार कहलाते थे। लेकिन मूल रूप से वह सेना के लिए अपने सामंतों यानी इक्तादारों, जिसकी निर्माण प्रांतों के रूप में स्वयं इल्तुतमिश ने किया था, इक्तादारों की सेना पर निर्भर करता था। दूसरी तरफ अगर हम बलबन के अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वह 1236 में जब इल्तुतमिश मरा था तो उसके बाद कई सुल्तान आए दिल्ली की गद्दी पर और गए। इस प्रकार वो 9वां सुल्तान के रूप में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इस दौरान लगभग 30 वर्षों के शासनकाल में कई कमजोर सुल्तान आए और गए। राज दरबार में षड्यंत्र का बोलबाला हुआ। चहलगानी वर्ग के सदस्य काफी महत्वाकांक्षी हो गए और राज्य प्रशासन में पूरी तरह से हस्तक्षेप होने लगे। गुटबंदियां शुरू हो गई। तो इन सभी समस्याओं का उसने समाधान करने का कोशिश किया, यानी कि उसके लिए भी गद्दी आसान नहीं थी। 20 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। उसने प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया, यानी कि चरमराए हुए प्रशासन में उसने गद्दी संभाली। ऐसे परिस्थिति में विद्रोह का भी बोलबाला शुरू हो गया था। मेवाती जो एक तरह से लुटेरे की संज्ञा दी जाती है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे और वो बार बार दिल्ली पर आक्रमण करके यहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते थे। जहाँ की शांतिपूर्ण माहौल को पूरी तरह से अशांति वाला माहौल पैदा कर देते थे। तो इन सभी को समस्याओं को समाधान के लिए उसने कदम उठाया। चहलगानी दल के सदस्यों को एक एक करके जो शक्तिशाली हो गए थे उन्हें हटा दिया और अपने चुने हुए सामंतों, अपने विश्वास पात्र लोगों को उसने बहाल किया। मेवातियों को कुचलने के लिए, उनको विरुद्ध एक्शन लेने के लिए उसने सेना को भेजा और सेना ने इन मेवातियों को चारों ओर से घेर करके
इन्हें कत्ले आम करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये जंगलों में छिप जाते थे। सेना को उसने जिम्मेवारी दिया कि इनको घेर करके इनके मृत्यु दंड, यानी कि ब्रूटल स्टेप उठाया, अत्यंत ही कठोर निर्दयपूर्ण कदम उठाया। और यही वजह है कि जितने भी मेवाती थे दिल्ली के आसपास, उसमें से उनके गांव को घेर लिया गया और 17 वर्ष के ऊपर के जितने भी युवा थे उनको उसने हत्या करवा दी। और जो उनके नाबालिग बच्चे थे और उनकी पत्नियां थी उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। इतना ही पर उसे संतोष नहीं हुआ, उसने अपनी सेना को 3 आदेश दिए कि जंगलों को काट दो ताकि ये छिप न सके। दूसरा, विद्रोहियों को जो बच गए हैं उन्हें भी उनका सिर को धड़ से अलग कर दो। और तीसरा, उनके जो सैनिक छावनियां हैं उसको पूरी तरह से नष्ट कर। इसके लिए उसने सेना के कैंपों को वहां पर लागू कर दिया। वहां पर अस्थायित्व प्रदान करने के लिए सेना को वहां पर कैंप लगवा दिया ताकि ये पूरी तरह से विद्रोही जो दिल्ली के आसपास थे वो समाप्त कर दिए। इसी प्रकार उसने देखा कि अमरोहा और बदायूं के क्षेत्र में भी विद्रोह हो रहे थे। विशेष रूप से इन विद्रोहों को कचलने के लिए जो उसने सेना भेजी, इस विद्रोह ने इन को दबाने के लिए जब सेना भेजी गई तो इन विद्रोही ने जो उसी तरह जंगल में भागने लगे तो इन विद्रोहियों को भी जंगल में घेर करके इसने मरवा दिया। इसी प्रकार कुछ राजपूत शासक विशेष रूप से कटेहर के क्षेत्र के और जो अवध के आसपास का क्षेत्र था, इस क्षेत्र के राजपूत शासकों को भी, यानी कि राजपूत सामंतों को भी उसने यही नीति अपनाई। उनके घेर दिया गया, उनके जंगलों को चारों से घेर दिया गया जहां वो रहते थे, छिप रहे थे, और उनकी भी हत्या करवा दी और उनके पास भी उसने कैंप लगवा दिया। और इस तरह से उसने आंतरिक विद्रोह को पूर्ण रूप में समाप्त कर दिया। यानी कि ये जितने भी विद्रोही थे इनके अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 1279 ईस्वी में 1229 में एक और विद्रोह हुआ बंगाल में, जहां पर लखनौती में बंगाल में तुगरिल बेग ने विद्रोह किया। उसने एक सेना की टुकड़ी भेजी। वह सेना की टुकड़ी जब पहली बार असफल हो गई तो उसने उस सेनापति को जो विद्रोह दबाने के लिए बंगाल भेजा गया था उसको दंड दिया, और दंड भी बहुत ही कठोर था, मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि वह विद्रोह दबाने में असफल हो गया था। स्वयं सुल्तान बल बन गया और बंगाल के विद्रोह को समाप्त कर तुगरिल बेग को मौत के घाट उतार दिया। इससे दूसरे कोई भी सामंत या इक्तेदार विद्रोह करने की हिम्मत नहीं कर सके। सीमा की सुरक्षा करने के लिए मैंने पहले भी चर्चा किया था, उसने पुराने किलों का मरम्मत कराया और स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो सामरिक महत्व की जहां पर जगह थे उसने नए किलों का निर्माण कराया। लेकिन उसने सिर्फ सुरक्षात्मक नीति अपनाई थी, यानी कि उसकी नीति आगे बढ़कर विजय प्राप्त करके विस्तार करने का नहीं था। उसकी नीति सिर्फ सुरक्षात्मक थी, खदेड़ने वाली नीति नहीं थी। जबकि हमने इल्तुतमिश के काल में देखा था कि इल्तुतमिश ने गजनी क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था, मुल्तान क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था। तो इस प्रकार यह सुरक्षात्मक नीति थी। ये जो कंपैरेटिव स्टडी है कि इल्तुतमिश पीछा करता था, आगे खदेड़ करके आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया, जबकि इसने सिर्फ राज्य की सुरक्षा। दूसरा, इल्तुतमिश ने जिस चहलगानी का निर्माण किया था उसको बलबन ने एक एक करके नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश के
चहलगानी दल के सदस्य काफी वफादार थे, लेकिन बलबन के जो सामंत थे इनकी हमें कोई भी उस तरह की चर्चा नहीं मिलती। यही वजह है कि हबीबुल्ला ने इसके राज्य को सुरक्षात्मक कहा, बलबन के राज्य को सुरक्षात्मक कहा और इसके काल को सुदृढ़ीकरण का युग कहा है, पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। हाँ, बलबन के राज्यारोहण के समय जो गंभीर एवं संकटपूर्ण की परिस्थितियां रही थी, जिस दौर से गुजरा, उसके मृत्यु तक ये तमाम समस्याएं समाप्त हो गई। इल्तुतमिश जहां दिखावे की जिंदगी नहीं जीता था, वह गुलाम था और गुलाम से गुलामी पाकर था। लेकिन बलबन दिखावे की जिंदगी जीता था। उसका दरबार पोम्प एंड शो, साज सामानों से भरा रहता था, काफी सजा हुआ दरबार होता था। दरबार में अनुशासन बहुत ज्यादा था, कोई भी सामंत बोल नहीं सकता था, उन्हें यूनिफॉर्म में आना पड़ता था, पोशाक में आता था, उन्हें हमेशा खड़े रहना पड़ता था, जब तक इजाजत न हो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं थी। ये सब चीजें इल्तुतमिश के काल में थी। इल्तुतमिश के काल में उसने धार्मिक दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त करने के लिए 1269 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के पास एक खिलत के लिए प्रार्थना किया और वहां से उसे मंसूर की प्राप्ति हुई। यानी कि अब उसे शासन करने के लिए धार्मिक मान्यता मिली धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्ति जो बगदाद में रहते थे, जिसे हम लोग खलीफा कहते। दूसरी तरफ बलबन में देखते हैं कि बलबन अपने आप को जिले अल्लाह कहने लगा, वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिछाया कहने लगा, वह शैडो ऑफ द गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, ईश्वर का छाया, प्रतिछाया, ईश्वर का प्रतिनिधि कहने लगा। उसने उलेमाओं के अस्तित्व को खत्म कर दिया, उसने सामंतों के अस्तित्व को काफी नीचे कर दिया। इसके अलावा एक प्रशासन की चीज, इल्तुतमिश ने जहां केंद्रीय सेना का निर्माण करने में असफल रह करके उसने सिर्फ सुल्तान की सुरक्षा के लिए सेना बनाई थी, वहीं बलबन ने केंद्रीय सेना, सेंट्रल आर्मी का निर्माण किया, दीवाने अर्ज। यानी कि वह अब सामंतों की सेना पर निर्भर नहीं रहता था और वह बहुत बड़ा कदम था विद्रोह को दबाने में, उसकी सुरक्षा में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन की नीतियां और इल्तुतमिश की नीतियां बहुत से मामलों में भिन्न हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में इल्तुतमिश की काफी अभिरुचि थी। वह मध्य एशिया से आने वाले कलाकारों, शिल्पकारों, साहित्यकारों को संरक्षण दिया। तबकाते नासरी का लेखक बिन्नाज सिराज उसके दरबार में, जुनैदी जैसा विद्वान उसका प्रधानमंत्री। लेकिन इस तरह का किसी तरह का साहित्य के सृजन का हमें बलबन के समय में ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती और न विद्वानों को प्रश्रय देने की जानकारी हमें बलबन के समय में। स्थापत्य के दृष्टिकोण से देखें तो इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन द्वारा निर्माण किए गए कुतुब मीनार के पहली मंजिल को पूर्ण किया, यानी कि 3 मंजिल उसने और बनाया और कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया।
उसने राजकुमार महमूद के मकबरे का निर्माण करवाया और स्वयं के भी मकबरे का निर्माण करवाया, मस्जिद का भी निर्माण करवाया। लेकिन बलबन के समय में हमें इस तरह की संरचनाओं का निर्माण का जानकारी नहीं। एकमात्र उसके बलबन के मकबरे का जानकारी मिलती है और उसके जो मेहराब है वो सबसे पहले बिल्कुल नियोजित ढंग से बलबन के मकबरे में ही देखने को मिलता है, जो सल्तनत कालीन स्ट्रक्चर का एक खास पड़ाव है। तो बलबन एकमात्र स्ट्रक्चर में बलबन का मकबरा मिलता है। दोनों के साथ एक दुखद घटना घटी और यह थी, दोनों ने अपने जीवन काल में अपने ज्येष्ठ पुत्र और गद्दी के उत्तराधिकारी को खोया। जहां इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को अपने जीवन काल में खो दिया, तो बंगाल विद्रोह को दबाने के पश्चात तो वहां का इक़्तिदार बना, कुछ जल्द ही उसकी मृत्यु हुई। तो दूसरी तरफ हम बलबन के पुत्र महमूद खान की भी उसके जीवन काल में मृत्यु की जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि बलबन ने भी अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में खो दिया। उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद खान मंगोलों के आक्रमण का सामना करते हुए पश्चिमी सीमा पर युद्ध क्षेत्र में काम आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ इल्तुतमिश ने सल्तनत काल की नींव डाली, एक अच्छा प्रशासन देने की प्रयास किया, वहीं बलबन ने इसे सुदृढ़ीकरण प्रदान किया और एक शांति का माहौल कायम किया।